हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहाँ पर हम लोग एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के उदय और पतन के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। उनके बाद सुलभ वंश आया है, सुलभों के बाद तुलुव आए हैं और तुलुवों के बाद अरविडू आए हैं। अंत में 1765 में तालीकोटा या राक्षस सांगड़ी के युद्ध में हार मिलने के बाद विजयनगर को लूटा गया है और इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया है। लेकिन वहां पर रहने वाले वहां के निवासियों ने उसको अपनी स्मृतियों में यानी अपनी यादों में जिंदा रखा है और वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर विजयनगर शहर का नाम अब हम्पी कर दिया गया। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। आज के पार्ट 2 में हम बेसिकली विजयनगर शासनकाल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो आज आपकी हेडिंग पड़ेगी राजकीय केंद्र। तो राजकीय केंद्र के बारे में बताया गया कि राजकीय केंद्र जो था बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। देखिए, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट हो गया और इधर आपका वेस्ट हो गया। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। इसकी बात हो रही है। ये राजकीय केंद्र जो था वो बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। लेकिन कहा गया कि हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। तो ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ के शासकों ने मंदिरों को प्रश्रय दिया है, यानी कि यहाँ के शासकों ने मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय दिया है। इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि अपनी परिस्थिति को या अपना स्टेटस कायम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि कई सारे राजा जो होते थे अपने को दैवी तत्वों के साथ भी जोड़ते थे ताकि लोगों के बीच उनकी जो महिमा है, लोगों के बीच उनका जो सम्मान है वो बना रहे। तो ये सब बातें हम पहले से जानते हैं। तो स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर नोट डाउन करेंगे। तो देखिए, अब हमारा यहां पर 14 पॉइंट हो गए हैं। 15वां पॉइंट यहां पर आएगा। 15वें पॉइंट में आप लिखेंगे राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। यह आपका 15वां पॉइंट है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी जानकारी हासिल हुई है, वो उत्खनन के जरिए हुई है। उत्खनन के जरिए या फिर वहां पर पुरोहितों से जो जानकारी मिली, वहां के मंदिरों में जो अभिलेख वगैरह मिले, उनसे जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो संरचनाएं मिली हैं, तो ये नहीं है कि कन्फर्म है कि ये जो संरचना या स्थल मिला है ये इसी काम के लिए यूज होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इतिहासकारों में इस बारे में मतभेद भी है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं होती, यानी 30 स्थान ऐसे पहचाने गए जो कि महल के रूप में है। और महल बेसिकली जो है वो अनुष्ठान कार्यों के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि रहने के लिए प्रयोग होते हैं। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। धर्मेतर का अर्थ है कि धर्म से भिन्न। धर्म से भिन्न का अर्थ यह है कि ऐसे भवन जिनका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए ना होता हो। तो इन लोगों ने एक खास बात का ध्यान रखा, जो इनके मंदिर बनाए गए उनको प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर आर्किटेक्चर के तहत, और उनमें जो सामान प्रयुक्त किया गया वो भी कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। जबकि इनके अन्य जो भवन बनाए गए उनकी जो रचना तैयार की गई उनमें विकारी वस्तुओं, विकारी का मतलब होता है एक आसान लाइन में अगर आपको समझना हो तो समझ सकते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाला कॉन्सेप्ट जो होता है उस कॉन्सेप्ट से बनाए गए। जबकि मंदिरों को बनाने के लिए खास किस्म के पत्थर, खास किस्म की प्लानिंग, खास किस्म के कारीगर, इन सब का इस्तेमाल किया गया। तो ये लाइन यहां पर ये कहना चाह रही है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 15वें पॉइंट में ही आप एक अगला सब पॉइंट ऐड कर देंगे। इसमें आप लिखेंगे विजयनगर के मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। तो ये आपका 15 का सब पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर महानवमी डिब्बा नामक एक संरचना का जिक्र किया गया है। महानवमी डिब्बा एक मंच है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर इसको देख पा रहे हैं। और ये मंच लगभग 11,000 स्क्वायर फीट की एरिया में बना हुआ है।
यानी लगभग 11,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसको बनाया गया है। इसका आधार से ऊंचाई जो है 40 फीट है, यानी आधार से लगभग 40 फीट ऊंचाई पर है। इस मंच या स्टेज का प्रयोग विजयदशमी के अवसर पर यहाँ के शासक जो हैं वो अपने साथियों या सहचरों के साथ इस पर बैठने के लिए इसका प्रयोग करते थे, और विजयदशमी के अवसर पर इसके सामने के जो खाली मैदान है उसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया महानवमी डिब्बा। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। एक संरचना और है, इसका नाम है सभा मंडप। देखिए, सभा मंडप भी एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभा मंडप को किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। ये बात सभा मंडप के बारे में बताई गई है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। देखिए, अब आपका 16वां पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। और देखिए, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि इसके ऊपर कभी लकड़ी की संरचना हुआ करती थी। तो आपको तो केवल यहां तक लिखना है। 16वें सब पॉइंट में आप लिखेंगे इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान महानवमी के अवसर पर संपादित किए जाते थे, महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। अब देखिए, महानवमी के अवसर पर कुछ और अनुष्ठान भी होते थे। इसमें मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा होती थी, और भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो इसी में ही आप 16 में सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। और देखिए, जैसा कि आप लोग आज भी देखते होंगे, दशहरे के अवसर पर आपके भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो यहां पर भी नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथियों, रथों, इनकी शोभा यात्रा निकलती थी। तो ये सब काम यहां पर होते थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, और इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पर प्रमुख अनुष्ठान संपादित किए जाते थे, जिन अनुष्ठानों में यहाँ पर तरह तरह के जो कार्यक्रम, इसके अलावा जो यहाँ पर नायक थे, नायक भी अपने राजा के लिए भेंट देते थे, वो भी विजयदशमी के अवसर पर ही देते थे। तो इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो आपने 16 का पहला सब पॉइंट यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट तक नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, सभा मंडप के बारे में कुछ जानकारी छूट रही है, उसको भी नोट डाउन करेंगे। तो 17वां पॉइंट अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। तो हम लोगों ने सभा मंडप भी देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। देखिए, कुछ भवन ऐसे भी हैं जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने उनका नामकरण कर दिया है। तो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस यानी कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। लेकिन अब तक इस बात के लिए ये प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये भवन किसके लिए प्रयोजन में लाया जाता था, किस काम के लिए प्रयोजन में लाया जाता था। इस बात की कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। तो देखिए, इसका भी मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूं, ये कमल महल की तस्वीर है। तो अभी हमने 17वां पॉइंट लिखा है। 17वें पॉइंट में ही आप सब पॉइंट करके लिख लेंगे। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस यानी कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। अब देखिए, यहां के मंदिरों की बात करें। अगर हम मंदिर देखें तो वैसे तो अधिकांश मंदिर जो है इनके धार्मिक केंद्र जहां बनाए गए थे वहीं पर स्थापित थे, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी थे जो इनके राजकीय केंद्रों में थे। राजकीय केंद्रों का मतलब क्या है, जहां पर शासन के कामकाज होते हैं उस जगह पर भी कुछ मंदिर थे। ऐसा ही एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर हजारा राम मंदिर है। तो हजारा राम मंदिर जो है राजकीय केंद्र के समीप स्थित है, और इसके बारे में बताया गया है इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। इसके बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन हजारा राम मंदिर की जो दीवारें हैं इन पर बनाए गए पटल और मूर्तियां सुरक्षित हैं। यानी इसकी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए, उकेरे गए हैं, वो सुरक्षित हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है कि यहां पर इसकी जो आंतरिक दीवार हैं इन पर रामायण के जो आख्यान है वो भी उत्कीर्ण किए गए हैं, ये भी यहां पर बताया गया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 18वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे हजारा राम मंदिर का निर्माण, हजारा राम मंदिर का निर्माण राजकीय केंद्र में किया गया था। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। इसी में सब पॉइंट, इसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश उत्कीर्णित हैं। इसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण से जुड़े कुछ दृश्यांश उत्कीर्णित हैं, लेकिन बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं। लेकिन बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं। तो ये आपने हजारा राम मंदिर क्योंकि राजकीय केंद्र में बनाया गया था उसके बारे में भी आपने यहां पर देख लिया है। अब देखिए यहां पर धार्मिक केंद्रों की बात हो रही है। धार्मिक केंद्रों के बारे में यहां पर कई सारे मिथक, कई सारी धारणाएं प्रचलित हैं, तो उन सब का उल्लेख किया गया है। तो यहां बोला गया कि अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहां पर पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के बारे में कुछ धारणाएं लोगों की प्रचलन में है, और ये धारणाएं जो हैं रामायण काल से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा ये पहाड़ियां करती थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो यहाँ की उत्तरी पहाड़ियां हैं, तो ये पहाड़ियां स्थानीय दिमात्र देवी पंबा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता और शिव का एक रूप माने जाते हैं, इनसे विवाह के लिए तप किया था। एक मान्यता ये भी है। और यहाँ पे आगे भी बताया गया कि आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। यानी कि यहाँ पर जो विजयनगर शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की जो पहाड़ियां हैं, इनमें पूर्वकालिक जैन मंदिर हैं। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं या हिंदू मिथकों से जुड़ी कुछ कहानियां, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमाण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे 19वां पॉइंट। 19वें पॉइंट में आप लिखेंगे विजयनगर शहर का चट्टानी उत्तरी भाग कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इसी में सब पॉइंट, इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। तो ये आपका 19 का सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है यहाँ के संरक्षक देवता के बारे में। तो यहाँ के संरक्षक देवता कौन है? विरूपाक्ष। तो विजयनगर के संरक्षक देवता के बारे में कहीं पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि यहाँ के संरक्षक देवता विरूपाक्ष माने गए हैं और ये शिव का एक रूप माने जाते हैं। तो यहां पर 20वां पॉइंट आप लिख लेना, विरूपाक्ष जो विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। ये आपका 20वां पॉइंट है। अब देखिए आगे भी यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है। आगे बोला गया है कि मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास यहाँ पे रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक, वही जो चीजें मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि शासक अपने को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त रूप या अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। इसके अलावा मंदिर जो है शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। यानी मंदिरों में शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि और अन्य संपदा दान में देते थे। इसलिए मंदिर जो है महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तो देखिए यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर जो है वो यहाँ का मुख्य मंदिर है, इसके बारे में बताया गया है। विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष था पंबा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहां तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे और सभी राज्य के आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। ये यहाँ की बात बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए हमने यहां पर
19वां पॉइंट, 20वां पॉइंट लिखा है। अब 21वां पॉइंट यहां पर और लिखेंगे विजयनगर के बारे में। इसमें आप लिखेंगे विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। इसी में सब पॉइंट, यहां के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतया कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। यह किसका सेकंड सब पॉइंट है? अब देखिए, शासक लोग जो थे, शासक लोग देवताओं से अपने संबंधों को प्रकट करने के लिए संकेतक के रूप में हिंदू सूरत राणा शब्द का प्रयोग भी करते थे। तो यहां पर आप थर्ड सब पॉइंट में यहां पर लिखेंगे शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। देखिए, हिंदू सूरत राणा जो शब्द है ये अरबी भाषा का संस्कृत में अनुवाद है। इसका अर्थ होता है हिंदू सुल्तान। तो यहां पर इसमें आगे ब्रैकेट में लिख लेना, इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। चूंकि आप लोग जानते हैं उस समय उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा था, तो ये लोग भी सल्तनत काल से प्रेरित थे। इसलिए इन्होंने अरबी भाषा का शब्द लेकर उसको संस्कृत में परिष्कृत किया और एक नया शब्द गढ़ा, और ये शब्द है हिंदू सूरत राणा करके। तो यहां पर आपने 21 के 3 सब पॉइंट यहां पे देख लिए हैं। देखिए, यहाँ के शासकों ने भी अपनी जो पूर्वकालिक या पहले से चली आ रही परंपराएं हैं उनको त्यागा नहीं है, बल्कि उन परंपराओं को अपनाया है और उनको आगे चलकर और ज्यादा समृद्ध किया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहां पर देखिए विरूपाक्ष मंदिर है, इसका दृश्य यहां पर आपके सामने दिया हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर जो है विजयनगर शासन के काल में नहीं बना था, बल्कि पहले से मौजूद था। लेकिन यहां पर गोपुरम जो है वो कृष्णदेव राय के समय में इसमें जोड़े गए हैं। तो यहां पर बहुत बात यहां पे बताई गई है। यहां पे बोला गया है कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी, ये शामिल है। सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार है, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत करते थे और लंबी दूरी से ही मंदिर के गोपुरम जो है दिखाई दे जाते थे। इनके बारे में यहां पर ये सब चीजें बताई गई हैं। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थानों के चारों ओर बने थे, ये सम्मिलित हैं। देखिए, ये स्थापत्य के बारे में जानकारी दी गई है, ये सब चीजें हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो चाहें तो यहां पर नोट भी कर सकते हैं, चाहें तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था और सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर, यानी यहाँ का जो मूल मंदिर था, मूल यहाँ का जो गर्भ स्थान था, वो 9वीं और 10वीं शताब्दियों में बना था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसमें विस्तार किया गया है, यानी यहाँ पर जो इसका मुख्य मंदिर है उसके मुख्य मंदिर का फिर विजयनगर शासन की स्थापना के बाद और ज्यादा विस्तार किया गया है। तो विस्तार इतना ज्यादा हुआ है कि यहाँ पर जो मूल भाग है वो विस्तार से ढक गया है। यानी मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारूढ़ के उपलक्ष्य में बनवाया था और इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। ये सब बातें इनके बारे में बताई गई, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताई गई हैं। तो यहां पर 22वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। इसी में आगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। इसी में पहला सब पॉइंट, मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण, जब इसने शासन पर ये गद्दी पर बैठा है तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। विराम, पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। ये 22 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, मंदिर के सभागारों का जो प्रयोग है वो बताया गया कैसे कैसे प्रयोग करते थे। तो मंदिर के जो सभागार हैं उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थान था। अन्य सभागारों का प्रयोग जो है
देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, या फिर कुछ अन्य अन्य का प्रयोग जो है देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। यानी यहाँ पर जो सभागार मंदिर बनाए गए थे उनका प्रयोग विविध कार्यों के लिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए होता था। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। हमने देखी विरूपाक्ष मंदिर तो देख लिया है। अब एक मंदिर और है, विट्ठल मंदिर। दूसरा देव स्थल है विट्ठल मंदिर। ये भी रोचक है। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। यानी विरूपाक्ष को शिव का रूप माना गया है। आप मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शैव और वैष्णव दोनों जो पंथ हैं उनका प्रभाव रहा है। तो शैव मतों वालों का जो मंदिर है वो विरूपाक्ष मंदिर है, और वैष्णव मतों वालों का जो मंदिर है वो विट्ठल मंदिर है। तो यहाँ पर विष्णु के रूप में ये विट्ठल मंदिर में पूजे जाते हैं। और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका विट्ठल मंदिर यहाँ पे बनवाया गया है, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ के शासकों ने न केवल यहाँ की पहले की जो शैव परंपराएं थी उनको, बल्कि अन्य राज्यों की जो वैष्णव परंपराएं हैं उनके तत्वों को आत्मसात किया है और उनसे संबंधित यहाँ पर स्थापत्य का विकास भी किया है। तो विट्ठल मंदिर इसी बात का एक प्रमाण है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 23वां पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। इसमें आप लिखेंगे दूसरा दिव्य स्थल विट्ठल मंदिर है। यहां के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। तो ये आपका 22वां पॉइंट हो गया। देखिए यहां पे मंदिर परिसरों की कुछ चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ की गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। यानी मंदिर का मान लीजिए गोपुरम यहां है और गोपुरम से सीधी गलियां जो है गर्भगृह तक के लिए बनाई गई थी, ऐसे करके। तो ये बताया गया है। इन गलियों का जो फर्श है पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। स्तंभ वाले यहाँ पे मंडप बनाए गए थे और जिनके दोनों तरफ व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो ये यहाँ के मंदिरों की कुछ चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 23वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इसी में सब पॉइंट, इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। यह आपका 23वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। यहां पर देखिए लिखने लायक कोई नहीं है। सब चीजें बस वही है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने, इतिहासकारों ने इन सब चीजों का पता लगाया, कैसे जानकारी जुटाई, उनके बारे में चीजें बताई गई हैं। तो यहां पे लिखा गया कि 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। इसके अलावा 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता भी दी गई। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूचना से प्रलेखन भी, ये सब परियोजनाओं का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। तो ऐसे करके हम्पी के बारे में और ज्यादा जानने का यहाँ पर मौका मिला। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 24वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। ये आपका 24वां पॉइंट है। देखिए यहां पर इसकी उत्खनन की विधि बताई गई है, कैसे इस अध्ययन का जो स्थल है इसका अध्ययन किया गया है, कैसे सर्वेक्षण किया गया है। तो इन लोगों ने सर्वेक्षण करने के लिए क्या किया है, पूरी एरिया को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है और उन्हें नाम दे दिया गया A, B, C करके। तो ऐसे करके 1 बाई 1 करके ब्लॉक का उत्खनन किया गया है, सर्वे किया गया है और वहां पर प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर उनका निष्कर्ष निकाला गया है। तो वो सब वर्णन यहां पर किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। कुछ लोग और भी हैं, जैसे एक व्यक्ति यहां पर आते हैं जॉन एम फ्रिट्रिक, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। इन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या बताया है, विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की भीतरी स्तंभ, टेक, धरन का मतलब वही होता है, आपने देखा होगा जो पहले कच्ची मिट्टी के मकान होते थे उनमें जो छत रखी जाती थी, तो छत जो है धरन के ऊपर रखी जाती है। यानी लकड़ी की मोटी मोटी जो बल्ले होते हैं उनको धरन बोलते हैं। धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग
तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी उत्खनन हो रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती थी, उनके आधार पर ये लोग इमेजिनेशन करते थे कि अंदर की संरचना ऐसी रही होगी, बाहर की संरचना पर इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं, तो अंदर की संरचना में ऐसी चीज़ें उत्कीर्ण होंगी, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो भी संरचनाएं हैं वो ध्वंस हो चुकी हैं, समय के साथ साथ नष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे करके इतिहासकारों ने इनके बारे में जानकारी जुटाई है। कुछ जानकारी जो है इनमें जो भी अवशेष मिले उनके आधार पर अज्यूम की गई है कि यहाँ पर इस तरह की संरचना होगी। अब देखिए यहाँ के बाजारों के बारे में, यहाँ विदेशी यात्री ने लिखा है कि यहाँ के बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज लिखता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बिसनक के बाजारों में बिकती थी। बिसनक का मतलब विजयनगर के बाजारों में यहाँ पर बिकती थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, अगले पॉइंट के रूप में लिख लेंगे। हम लोगों ने शायद 23वां पॉइंट लिखा है या 24वां लिखा है, तो आपका ये 25वां पॉइंट आएगा। ये 24वां पॉइंट लिखा है तो हमारा 25वां पॉइंट आएगा। तो 25वें पॉइंट में हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो समुदाय था, तो इस समुदाय में बहुत सारे लोग मांसाहारी भी थे। तो यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे 25वां पॉइंट, नूनिज उल्लेख करता है कि विजयनगर के बिसनगर ब्रैकेट में विजयनगर के बाजारों में बड़ी मात्रा में या मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनिज उल्लेख करता है कि बिसनगर ब्रैकेट में विजयनगर के बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। हम सभी के नाम नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे कि यहां पर मांस भी बिकता है, इतना हमने लिख लिया है। देखिए, इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। चैप्टर का पार्ट 2 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ चीजें थी स्थापत्य के बारे में मैंने आपको लिखवा दी हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन बताए गए हैं, कब इसकी स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई है, ये आप डेट लिख लेना। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है। इसके अलावा इसके समकालीन और भी जो राज्य रहे उनके बारे में जिक्र किया गया है। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हुई है। गुजरात और मालवा के जो सल्तनत है इनकी स्थापना कब हुई है, 1490 में हुई है। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में की गई है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। तो देखिए, एक तो आप ये फैक्ट नोट के रूप में लिख लेना, और दूसरा फैक्ट जो है ये लिख लेना, अहमदाबाद, बीजापुर तथा विराट सल्तनतों का उदय जो 1490 में हुआ, एक फैक्ट ये लिख लेना। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, एक फैक्ट ये लिख लेना। और बाद बाकी राज्यों के बारे में, जैसे मुगल राज्य की स्थापना कब हुई है वो तो आप जानते ही हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, और यहाँ पर यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल का घोषित किया गया है, इसके बारे में भी आप लिख चुके हैं। अगर नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पर लिख लेना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।